जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने रिपोर्ट की शुरुआत करने वाले हैं F-35 प्रोग्राम को लेकर आई अपडेट से। जब से अमेरिकी प्रेसिडेंट ने भारत के लिए ये टिप्पणी करी है कि भारत के लिए जो रास्ते हैं प्रखर किए जाएंगे F-35 प्रोक्योरमेंट के, उसके बाद से भारतीय वायुसेना के एक के बाद एक जो अधिकारी हैं उनके रिव्यूज इसको लेकर सामने आए हैं। और हाल ही में एक आर्टिकल सामने आया है जहां पर ये इंडिकेट किया गया है कि भारतीय वायुसेना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस कर सकती है स्टेल्थ फाइटर खरीदने के लिए। हालांकि आर्टिकल में F-35 का कई बार जिक्र जरूर हुआ है, लेकिन हम आपको बताते चलें कि अभी इस प्रकार की किसी भी रिपोर्ट के आधार पर निष्कर्ष पे आने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डिफेंस सेक्रेटरी ने ऑलरेडी ANI को दिए गए वक्तव्य में कह दिया है कि अमेरिका की तरफ से ऑफिशियल प्रपोजल सामने नहीं आया है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि हम इसके मार्ग को प्रशस्त करेंगे। उन्होंने कहा कि स्टेल्थ फाइटर का एक्विजिशन कई फैक्टर्स पर निर्धारित होगा, जहां पर हम देखेंगे कि क्या वो हमारी सर्विस क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। अगर सर्विस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं तो फिर हम दूसरे फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे, जिसमें कॉस्ट, टेक ट्रांसफ़र और इंडिजिनस सिस्टम का इंटीग्रेशन शामिल होगा। उसके बाद दोनों प्लेटफॉर्म्स को कंपेयर किया जाएगा और फिर भारतीय वायुसेना निर्णय लेगी। अब एक्सपर्ट्स अलग अलग अपने तर्क देते नजर आए हैं, जिनमें से कुछ ने कहा है कि Su-57 बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अभी भी उसमें जो स्टेल्थ रडार है इसकी परफॉर्मेंस सुनिश्चित नहीं हुई है। अगर यहाँ पर इसको उत्तम का स्केल अप वेरिएंट मिलता है तो निस्संदेह गैलियम नाइट्राइड बेस्ड रडार के चलते जो Su-57 है वो बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है, लेकिन अभी भी ये पूरी तरीके से एक स्टेल्थ फाइटर नहीं है। इसमें इंजन से लेकर कुछ डिज़ाइन फ्लॉज हैं, जिसके चलते आप इसको ट्रू स्टेल्थ फाइटर तो नहीं कह सकते। वहीं F-35 की बात की जाए तो F-35 निस्संदेह एक काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसमें भी भारत को 2-3 चीज़ें गौर करनी पड़ेंगी। पहली बात तो ये होगी कि F-35 के साथ हमें कितनी स्वतंत्रता मिलती है, क्या इंडिजिनस सिस्टम को वो इंटीग्रेट करने की परमिशन देंगे, और कॉस्ट भी एक बड़ा फैक्टर होगा। यानी कि निस्संदेह अब आप ये कह सकते हैं कि हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसके अंतर्गत जो चर्चाएं हैं वो तेज़ हुई हैं और कभी आने वाले भविष्य में एक बड़ा निर्णय देखने को मिल सकता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट जनरल इलेक्ट्रिक से आ रही है। आज जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस की तरफ से अनाउंस किया गया है कि उन्होंने XA102 जो कि एडाप्टिव साइकिल इंजन है, इसके डिटेल डिज़ाइन रिव्यू को पूरा कर लिया है और ये US एयरफोर्स के नेक्स्ट जनरेशन एडाप्टिव प्रोपल्शन प्रोग्राम में एक बड़े माइलस्टोन के तौर पर देखा जा रहा है। अब क्योंकि इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो DDR है ये पूरा किया जा चुका है, तो अब DDR के कंप्लीट होते ही जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस को एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत ये नेक्स्ट जनरेशन के जो XA102 फुल स्केल डेमोन्स्ट्रेटर इंजन है, इसके लिए जो ज़रूरी कंपोनेंट्स हैं उनको खरीदेंगे, इसको असेंबल करेंगे और टेस्ट करने की जिम्मेदारी जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस को दी गई है। और इसे अमेरिका के जो नेक्स्ट जनरेशन एडाप्टिव प्रोपल्शन प्रोग्राम है उसमें बड़े माइलस्टोन के तौर पर देखा जा रहा है। ये रिपोर्ट इस बात का प्रमाण है कि अमेरिका एरोस्पेस और इंजन टेक्नोलॉजी में किस हद तक तरक्की कर रहा है। एक तरफ जहां कई देश अपने लिए एडवांस एरो इंजन भी नहीं बना पाए हैं, तो अमेरिका एक के बाद एक जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम है उनको पूरा करता चला जा रहा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट BHEL से आ रही है। BHEL यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और जनरल इलेक्ट्रिक वर्नोवा साथ में मिलकर के भारत की पहली लैंड बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी जो कि मैरीटाइम इंजन्स की होगी उसको डेवलप करने पर विचार कर रहे हैं, और इसके लिए दोनों के बीच में जो बातचीत है वो शुरू कर दी गई है। इस रिपोर्ट पे अभी हम बात करें तो उसके आधार पर यह बताया गया है कि भारत में इस समय जो मैरीटाइम इंजन की टेस्ट फैसिलिटी है इसकी आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा है, और इसी क्रम में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स और जनरल इलेक्ट्रिक वर्नोवा के बीच में जो बातचीत है वो चल रही है, और आने वाले भविष्य में जो संभावनाएं हैं जिसके अंतर्गत इन इंजन्स की फैसिलिटी भारत में बन सकती है। हम सब जानते हैं कि भारत में इस समय मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को लेकर बहुत सारी बातें चल रही हैं, और भारतीय नौसेना, थल सेना, वायुसेना से लेकर दूसरी जो फोर्सेज हैं इनमें भी जो मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है ये पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में भारत के रक्षा मंत्रालय ने 1220.12 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ साइन किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत 149 सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस की खरीद की जाएगी, और ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए खरीदे जाएंगे, और मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम में इसे काफ़ी अहम माना जा रहा है। आप सबको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जब अमेरिकी दौरा था तो हम सबको उम्मीदें 2 प्रोग्राम से काफ़ी ज़्यादा थी। पहला प्रोग्राम था जनरल इलेक्ट्रिक F404, जहां पर हम ये मान के चल रहे थे कि भारत सरकार अमेरिका को इसके बारे में अवगत करवाएगी कि इंजन डिले के चलते हमारे प्रोग्राम कितने प्रभावित हो रहे हैं। और दूसरा प्रोग्राम था F414 इंजन की डील को साइन करना। तो फाइनली मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ नई रिपोर्ट सामने आई हैं, जहां पर इंगित किया जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमेरिका के साथ मार्च 2025 में F414 इंजन की जो डील है इसको फाइनलाइज कर सकती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर अब इस इंजन डील में डिले हुआ तो इसका सीधा प्रभाव हमें तेजस मार्क 2 और AMCA जैसे प्रोग्राम में देखने को मिलेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि तेजस मार्क 2
एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1 और टेडबीएफ के जो प्रोटोटाइप्स हैं वो सभी इसी इंजन से पावर्ड होंगे और आने वाले भविष्य में जब फुल स्केल प्रोडक्शन में ये उतरेंगे तो यही इंजन इसमें यूज़ किए जाने हैं। जनरल इलेक्ट्रिक 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफर कर रही है, जिसका मतलब ये है कि चरणबद्ध तरीके से ये टेक्नोलॉजी भारत में दी जाएगी और भारत इसको यूटिलाइज करेगा और इसके लिए बाकायदा HAL फैसिलिटी पर काम कर रही है। हमारे अगली बड़ी अपडेट आ रही है HJT-36 यशस को लेकर। यशस एयरक्राफ्ट जब से एरो इंडिया में अनवील किया गया है, इसके बारे में चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा तेज़ हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये एक बेहतरीन स्टेज 2 ट्रेनर होने वाला है, लेकिन जैसा कि हमने आज की वीडियो में आपको HLFT-42 के बारे में बताया और हमने कहा कि उसको एक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के तौर पे भी यूज़ किया जाएगा, तो लाइफेस्ट की रिपोर्ट की बात माने तो लाइफेस्ट डिफेंस की रिपोर्ट में कंफर्म कर दिया गया है कि भारतीय वायुसेना एक तरफ जहां 4 की संख्या में HJT-36 यशस को लीज पे लेना चाहती है, तो वहीं अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये एक्सपेक्ट कर रही है कि भारतीय वायुसेना से उन्हें तकरीबन 85 प्लेन्स का जो ऑर्डर है आने वाले भविष्य में मिलेगा। इसका एक लाइट अटैक वेरिएंट भी तैयार किया जाएगा जो कि डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट कस्टमर को ध्यान में रख करके बनाया जाएगा। यानी कि स्पष्ट है कि यह स्टेज 2 ट्रेनर ट्रेनिंग के साथ साथ कॉम्बैट रोल में भी यूज़ किया जा सकेगा। और आपको बता दें कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो इस समय ऐसे ही एयरक्राफ्ट की तलाश में है जो कम खर्चीले हों, ट्रेनिंग के साथ साथ कॉम्बैट रोल में भी यूज़ किए जाते हों, और यशस उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट को लेकर आ रही है। आप सबको पता है कि हाल ही में गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट ने कावेरी डेरिवेट इंजन को लेकर के एक रिपोर्ट साझा करी थी, जहां पर उन्होंने जो फाइनल ट्रायल है, या आप यूँ कह लें कि जो रीवैलिडेशन ट्रायल है, इनको कंफर्म किया था कि रशिया में होने हैं, जिसके बाद इन्हें प्रोडक्शन क्लियरेंस मिल जाएगी और ये घातक यूकैप के लिए पूरी तरीके से तैयार माने जाएंगे। अब यहाँ पर रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि कावेरी डेरिवेट इंजन जो है ये ऑलमोस्ट 75% जो कॉमनैलिटी है ये कावेरी आफ्टर बर्नर इंजन के साथ शेयर करेगा, या ये कह लें कि जो कॉमनैलिटी फैक्टर है दोनों इंजन्स के बीच में ये 75% होने वाला है। इस समय GTRE को उम्मीद है कि कुछ जो अपग्रेड और इम्प्रूवमेंट्स करी गई हैं कावेरी डेरिवेट इंजन में वो रीवैलिडेशन के बाद पुख्ता हो जाएंगी और ये इंजन यूज़ के लिए तैयार होगा। सबसे खास बात तो ये है कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इसके बाद जो कावेरी डेरिवेट इंजन है ये आफ्टर बर्नर मॉड्यूल के साथ जो तेजस के लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के एयर फ्रेम्स हैं उनमें इंकॉर्पोरेट किया जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा, उसकी टेस्टिंग होगी और उससे प्राप्त डेटा के आधार पर कावेरी 2.0 की शुरुआत हो जाएगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है उत्तम एसा रडार को लेकर के। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जहां पर बताया गया है कि DRDO ने जो तेजस मार्क 1 के लिए उत्तम एसा रडार को विकसित किया है, इसने एक ट्रायल के दौरान तेजस एयरक्राफ्ट को यानी तेजस मार्क 1 को 140 किलोमीटर दूर से ही ट्रैक कर लिया था। यानी कि ये काफ़ी इंप्रेसिव डेटा है, क्योंकि अगर हम तेजस के रडार क्रॉस सेक्शन की बात करें तो ये तकरीबन 1 स्क्वायर मीटर का होता है और इस स्मॉल टारगेट को डिटेक्ट कर पाना अपने आप में काफ़ी बड़ी बात होती है। उत्तम एसा रडार में हमें 900 TR मॉड्यूल्स देखने को मिलते हैं और रिपोर्ट्स ये भी इंगित करती है कि जब बात F-16 और JAF-17 जैसे एयरक्राफ्ट्स की होगी तो उत्तम एसा रडार उनको तकरीबन 160 से 180 किलोमीटर की दूरी पर डिटेक्ट कर पाएगा। हालांकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो इसके लिए फ्लाइट एल्टीट्यूड हो गया, वेदर कंडीशन हो गई और दोनों एयरक्राफ्ट की रिलेटिव पोजीशन हो गई, ये भी मैटर करती है। लेकिन फिर भी उत्तम ने अपनी जो कैपेबिलिटी है इनकी एक झलक दे दी है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।